हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल इस टॉपिक पर डिस्कस किया थे। और फर्टिलाइजेशन जनरली आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया था। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो गैमेट मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने की प्रोसेस ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। अब इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और देखेंगे, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, हम इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले आइए फर्टिलाइजेशन को जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म जो है ये मेल गैमेट है, ओवम फीमेल गैमेट है, दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनना। अब होता है कैसे फर्टिलाइजेशन, ये देखते हैं। ड्यूरिंग द कॉइटस और कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब जब मेल फीमेल इंटरैक्ट होते हैं, दैट इज व्हाट द कॉपुलेशन। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज इनटू वैजिना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेल जेनिशियल ट्रैक से जो सीमेन डिस्चार्ज होते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज कॉल्ड व्हाट द वैजिना। द मोसाइल स्पर्म, अब जो सीमेन होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो उसमें जो स्पर्म होते हैं वो लोकोमोट होते हैं, वो मोसाइल होते हैं। द मोसाइल स्पर्म स्विम रैपिडली टू रीच द जंक्शन इन द एस्थमस एंड एम्पुला ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो क्या है, एम्पुला एस्थमस जंक्शन। मतलब सिंपल है कि अगर ये यूट्रस है, इधर सर्विक्स, अगर मैंने इसको फॉलोपियन ट्यूब ड्रॉ किया तो जो एम्पुला एस्थमस जंक्शन है वो यहाँ कहीं पे होता है, यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन की यही साइड, यही जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ उस ओवरी लगी होती है, तो ये अपना ओवम डिस्चार्ज करके यहाँ पे दे देती है, और इधर से स्पर्म एंट्री करता है, और फिर यहाँ पे जब ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचता है तो यहाँ आकर के फर्टिलाइजेशन करता है। तो बड़ा सिंपल है इस चीज़ को समझना, क्या कि ड्यूरिंग द copulation, semen is released into vagina and then semen possess what the motile sperm. So motile sperm swim करते हैं बहुत तेज़ी के साथ to reach the junction of the isthmus and ampulla of fallopian tube, और वो इस fallopian tube के ampulla isthmus junction में पहुंच जाते हैं। The ovum also reach there, और ओवम भी वहाँ पहुँचता है ओवरी से रिलीज होकर के, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, और फिर वहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो ये जिस जगह पे ये होता है इसको एम्पुला एस्थमस जंक्शन कहते हैं, ये बात याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का कि एक्चुअल साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला एस्थमिक जंक्शन। अब होता क्या है कि चलो मान लीजिए ठीक है कि स्पर्म ओवम दोनों पास में हैं, तो अगर ये ओवम है और अगर यहाँ पे कहीं तो स्पर्म है, ठीक है, जब इन कांटेक्ट में आएंगे तो स्पर्म के ये टॉप पे ना एक्रोजोम होता है। क्या होता है, एक्रोजोम, जो कि मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये एक्रोजोमल रिएक्शन यहाँ स्टार्ट करता है। तो ये जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है, ये एक्रोजोम जो स्पर्म वाले पार्ट से, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल है वो रैप्चर हो जाती है, वो टूट जाती है, ठीक है। और ताकि स्पर्म आसानी से इस ओवम के अंदर, मतलब आसानी से इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ऐसे पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब वॉल को ब्रेक करके, और इसका जो भी सेंट्रियोल है वो यहाँ से यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका न्यूक्लियस भी इसमें चला आता है, तो इस तरीके से फ्यूज़न हो जाती है। तो स्टूडेंट देखते हैं ये क्या पॉइंट है कि इन दिस इसमें होता क्या है, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म अंडरगो एक्रोजोमल रिएक्शन। जो एक्रोजोम होता है वो एक्रोजोमल रिएक्शन करता है। मतलब एक्रोजोमल रिएक्शन मतलब वही कि क्या, releases a certain sperm lysine which dissolve the egg envelope locally and make the path of the penetration of sperm। मतलब स्पर्म आसानी से उसके अंदर पेनिट्रेट हो, वहाँ पे अपना सेंट्रियोल छोड़ सके, न्यूक्लियस छोड़ सके, उसके लिए उस ओवरी की जो वॉल है, सॉरी ओवम की जो वॉल है, इसको ब्रेक करना है उसका मकसद है। किसका, स्पर्म का मकसद है, ठीक है। तो ये एक्रोजोम लाइजिन एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये वाली ब्रेक हो जाती है। तो अब इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म में एक कांटेक्ट में आ गया, अब यहाँ से अपना सेंट्रियोल छोड़ेगा, देन न्यूक्लियस भी छोड़ेगा, ठीक है।
ये चीज़ है पेनिट्रेशन करने के लिए। दिस स्पर्म लाइसिन, ये स्पर्म का जो लाइसिन है कंटेन अ लाइजिंग एंजाइम, ये बहुत ये लाइजिंग एंजाइम मतलब रिडक्शन करने वाला, ब्रेकिंग करने वाला एंजाइम है। क्या है एंजाइम? हाइल्यूरोनाइडेज, ये कौन सा? हाइल्यूरोनाइडेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, जो लाइजिन एंजाइम उसका नाम है हाइल्यूरोनाइडेज, विच डिजॉल्व द हाइल्यूरोनिक एसिड पॉलीमर। और ये करता क्या है? ये हाइल्यूरोनिक एसिड पॉलीमर जो होते हैं, जो हाइल्यूरोनिक एसिड पॉलीमर्स हैं, जनरली अगर हम बात कर लें कि ये पॉलीमर कहाँ है भाई, तो इन द इंटरसेलुलर स्पेस विच होल्ड द ग्रैनुलोसा सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर। मतलब कि जो हमारी ओवरी है, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ओवम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो पॉलीमर है, हाइल्यूरोनिक एसिड के जो पॉलीमर हैं उनकी आउटर स्ट्रक्चर में, और साथ साथ उनका जो इंटरसेलुलर स्पेस विच होल्ड द ग्रेनुलोसा सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है कि कहने का मतलब है कि जो वॉल है, किसकी वॉल भाई, जो हमारी ओवम की जो वॉल है उसमें आउटर कवरिंग है वो कोरोना रेडिएटा है। मेन मकसद है इसी को तोड़ना। इसी को तोड़ने के लिए ये जो है ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम को लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, ये कोरोना रेडिएटा आउटर कवरिंग है इसकी, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिजॉल्व द कोरोना रेडिएटा, और जिसकी वजह से कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व हो जाएगी। एंड एक्रोजीन, और एक और एंजाइम है जिसका नाम है एक्रोजीन विच डिजॉल्व द जोना पेलुसिडा। अब कोरोना रेडिएटा के अंदर एक लेयर है, ठीक है, मतलब कि आप सिंपल कहिए कि जो एग है वो डबल लेयर से कवरिंग है, तो एक लेयर है जोना पेलुसिडा, तो उस लेयर को तोड़ने के लिए हमारे पास एक्रोजीन है, कोरोना रेडिएटा तोड़ने के लिए हमारे पास ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है। ठीक है, जो कि हाइल्यूरोनिक एसिड पॉलीमर को ब्रेक करता है। देन इट डिजॉल्व टू जोना पेलुसिडा, और फिर इसके बाद जो जोना पेलुसिडा लेयर है ओवम की वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जब डिजॉल्व हो गई, ठीक है, अब जब डिजॉल्व हो गई मतलब ये रास्ता पूरी तरीके से ऐसे साफ हो गया, खाली हो गया, और इधर स्पर्म का ये कांटेक्ट, मान लो ये स्पर्म में हो गया। ठीक है, तो अब रास्ता पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपना एक्सचेंजिंग करना शुरू करें। तो एक्सचेंजिंग कैसे करते हैं, इस बात को थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं, उसका नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन की। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन हमें अच्छे से समझाएगा इस बात को कि वो जो एंट्री ऑफ द स्पर्म क्या होती है, कैसे स्पर्म की एंट्री होती है ओवम से। तो कॉर्टिकल रिएक्शन को स्पेशली हम लोग अलग से देख ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो होता क्या है, एक बार आप थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखने की कोशिश करिए। ये जो डायग्राम है ये आपको बताएगा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है देख रहे हैं, ये ओवम है। ओवम में ये जो अंदर की जो लेयर है, आप ये पूरी ओवम है। ठीक है, और ये जो बाहर की लेयर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेरीवेटलाइन स्पेस है, बीच में खाली जगह है, और उसके बाहर जोना पेलुसिडा है। और ये जो चीज़ देख रहे हैं, जो ये बाहर की ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये कोरोना रेडिएटा है। मतलब ये कोरोना रेडिएटा है, ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है जोना पेलुसिडा है, इसके बीच में पेरीवेटलाइन स्पेस मतलब खाली स्पेस है, बीच में ओवम। अब ये देखो, ये स्पर्म यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, स्पर्म यहाँ पे आए हुए हैं। अब स्पर्म तो बहुत सारे हैं, मिलियन के नंबर्स में स्पर्म है, पर सारे स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन करेंगे नहीं, कोई एक स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन करेगा जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। तो अब किस स्पर्म को ये रिसीव करेगी, कौन सा स्पर्म को ये रिजेक्ट करेगी, भाई सारे स्पर्म फर्टिलाइजेशन तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें कॉर्टिकल रिएक्शन ये वाला टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट, कॉर्टिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग,
द लेटर शो अ कॉर्टिकल रिएक्शन टू चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। ठीक है, मतलब जैसे ही स्पर्म की एंट्री एक के पास होती है तो वहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जो कि ये चेक करता है कि और कितने स्पर्म आए हुए हैं, क्योंकि सारे स्पर्म को तो रिसीव करेगा नहीं, है ना, कुछ ही को स्पर्म एक को रिसीव करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट बीनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीज द केमिकल सब्सटेंस बिटवीन ओ प्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब होता क्या है, कैसे चेक करता है ये, तो इसके पास क्या होता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे जो फीमेल जो गैमेट है यानी जो एग है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली लेयर पे होते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो केमिकल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो उस केमिकल रिलीज़ करने की वजह से वो जो जिस स्पर्म को अलाउ करेंगे या जिस स्पर्म को उनके कांटेक्ट में लेंगे वही उस सरफेस पे आके जुड़ेगा, बाकी कोई नहीं जुड़ेगा। ठीक है, दीज सब्सटेंस राइज द वेटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आपने देखा जोनोफिलिसिडा के नीचे जो स्पेस था, ठीक है, वेटलाइन स्पेस, तो दीज सब्सटेंस राइजेस द वेटलाइन मेम्ब्रेन एबव द एग सरफेस। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो वेटलाइन मेम्ब्रेन की, ठीक है, एबव द एग सरफेस, वो एग सरफेस के ऊपर आता है। इट एलिवेटेड वेटलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या करता है, यही बताता है कि फर्टिलाइजेशन होना है। जब वो केमिकल रिलीज होकर के बाहर निकलने लगता है तो वही अलाउ करता है कि फर्टिलाइजेशन होना है, यानी उसको इमर्ज करता है, कि स्पर्म को जोड़ता है। तो ये इस समय ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जैसा वर्क करती है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उस स्पर्म को खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, द इंक्रीज स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो प्लस जो ओप्लाज्म है, इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड द केमिकल प्रेजेंट इन इट इफेक्टिवली चेक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। और फिर जो इसके अंदर एक केमिकल है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो कि केमिकल रिलीज कर रहा था, वो आसानी से चेक कर लेता है कि कितने स्पर्म की एंट्री हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म हैं। ठीक है, इफ पॉलीस्पर्म आकर, अब बहुत सारे स्पर्म जब एक साथ आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी। इफ पॉलीस्पर्मी आकर दैट इज द मोर देन वन स्पर्म इंटर ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स। तो सेकेंडरी ओसाइड या फीमेल गैमेट के साथ केवल एक ही स्पर्म मिलने वाला है। द रिजल्टिंग सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली। और उसके पास इतना जेनेटिक मटेरियल है, वो नॉर्मली डेवलपमेंट कर सकता है, जाइगोट फॉर्मेशन कर सकता है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही स्पर्म की ज़रूरत है। पर पॉलीस्पर्मी की केस आती है, बाकी सारे स्पर्म का रिजेक्शन होता है, सिर्फ एक स्पर्म क्या होते हैं, रिसीव किए जाते हैं। तो इस डायग्राम में पॉलीस्पर्मी को दिखाया गया है। अब आप समझिए कि अगर मान चलो ठीक है, एक स्पर्म आया तो द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज, अब जब स्पर्म आ गया, एंट्री हो गया, तो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। और फिर वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा सीधे भाई, चूंकि जब कांटेक्ट हो चुका है किसी एक स्पर्म का, ठीक है, तो जाइगोट बनाएगा। एज द जाइगोट मूव टुवर्ड द यूट्रस, अब जाइगोट यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द क्लीवेज टू चेंज इनटू 2, 4, 8, 16 सेल ब्लास्टोमियर। होगा क्या कि जाइगोट तो अभी अकेला है, फिर बाद में ये 2 सेल वाला होगा, देन 4 सेल वाला, देन 8, देन 16, इस तरीके से बनना शुरू करेगा। और ये माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा और ऐसा होता रहेगा और पूरा जाइगोट यूट्रस की तरफ मूव ही करता रहेगा। तो ऐसे सेल को ब्लास्टोमियर कहेंगे। ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज, ब्लास्टोमियर। ठीक है, द ब्लास्टोमियर विथ 8 to 16 आर कॉल्ड मारूला। याद रखना, ब्लास्टोमियर में जब 8 to 16 सेल होती है, हाँ, उसी जाइगोट की जब 16 सेल तक पहुंचता है तो उसको मारूला कहते हैं। और मारूला डिवाइड टू चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और मारूला फिर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी ब्लास्टूला स्टेज में जाना चाहता है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, और जो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर होता है, आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखना है कि जब ब्लास्टोमियर स्टेज
ब्लास्टोमी जो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अरेंज होकर के इसकी मतलब अपने चारों तरफ एक लेयर क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर एन इनर ग्रुप ऑफ सेल, और उसके अंदर जो सेल सारे सेल पड़े होते हैं अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, जो उस ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास, उसको इनर सेल मास कहते हैं। बड़ा सिंपल है समझना कि भाई 16 सेल तक मारूला है, फिर 16 सेल के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है, एक ट्रोफोब्लास्ट लेयर देखने को मिलती है बाहर की तरफ, और अंदर जो सारे सेल होते हैं वो उसको इनर सेल मास कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है उसी को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। दैट अटैच विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जो कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उससे जुड़ जाता है, कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लेयर से जाके चिपक जाएगा यूट्रस के, मतलब पूरी तरीके से यूट्रस में जा चुका है वो, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन दैट लीड टू प्रेगनेंसी, जो कि आगे चल करके प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इम्प्लांटेशन हो गया है, और अब इसके आगे क्या होगी,